गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का फील्ड विभाजन। अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का फील्ड विभाजन। अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का फील्ड विभाजन यानी कि अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के रूप में अप्रोच करते हैं मेटल की तरफ, यानी मेटल को अप्रोच करते हैं अष्टफलकीय ज्यामिति के रूप में। यानी कि ये अपना मेटल है और चार लिगेंड इसको इस प्रकार से अप्रोच करते हैं स्क्वायर की तरह, और दो लिगेंड एक ऊपर और एक नीचे, चारों तरफ लिगेंड। ये होगा अपना स्क्वायर इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो अप्रोच करने की ये पोजीशन है लिगेंड की, यानी कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसको बोलते हैं अपन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन। और ये जो लेंथ है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल को और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के रूप में, जिनमें से 4 लिगेंड जो है वो एक स्क्वायर के रूप में प्रेजेंट है और दो लिगेंड एक स्क्वायर से एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे ये ऊपर और नीचे वाली जो पोजीशन उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और जो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो बॉन्ड स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन पोजीशन को बोलते हैं अपन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक्सियल पोजीशन यानी एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो लेंथ है बॉन्ड की, एक्सियल और इक्वेटोरियल की जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ बराबर होती है। एक्सियल इक्वल टू इक्वेटोरियल, यानी कि अपन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो 6 लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं, उन सभी 6 लिगेंड की जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जो है वो एक समान होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। एक्सियल इक्वल टू इक्वेटोरियल पोजीशन। और अपन बात करें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल, एक बॉन्ड जो होगा वो ऊपर और एक नीचे, ट्राइगोनल से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो इसमें जो ये लेंथ है, ये मेटल यहाँ पे, यहाँ से एक लेंथ ये है, दूसरी ये और तीसरी ये, तो ये बन रहा है ट्राइगोनल। और एक लेंथ जो है वो ट्राइगोनल से ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इस ज्योमेट्री में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, ये जो एक्सियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन यानी कि एक्सियल लेंथ जो है वो बड़ी होगी इससे इक्वेटोरियल पोजीशन से। यहाँ पे ये तीनों क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन जो है उसकी लेंथ छोटी होगी एक्सियल लेंथ की तुलना में। इक्वेटोरियल यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करें अपन, तो यहाँ पे जो एक्सियल पोजीशन वाली लेंथ है वो लेंथ बड़ी होती है इससे इक्वेटोरियल पोजीशन वाली लेंथ से। और अब अपन बात करें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में पेंटागोनल ये मेटल
प्रकार से पेंटागोनल, और पेंटागोनल से एक लेंथ जो है वो ऊपर की तरफ होगी और एक लेंथ नीचे की तरफ। एक लेंथ नीचे की तरफ पेंटागोनल से। चारों तरफ क्या होंगे? लिगेंड। लिगेंड अप्रोच करेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के रूप में। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में एक्सियल पोजीशन जो है, एक्सियल पोजीशन वो छोटी होगी इससे इक्वेटोरियल पोजीशन से, यानी कि यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन है लिगेंड की वो लेंथ बड़ी होगी किससे? एक्सियल पोजीशन वाली लेंथ से। यानी कि अपन ने तीन ज्योमेट्री की बात की, ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन समान होती है, एक समान होती है लेंथ उनकी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें जो एक्सियल पोजीशन थी वो लेंथ बड़ी होती है इक्वेटोरियल पोजीशन वाली लेंथ से। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करें तो पेंटागोनल में इक्वेटोरियल पोजीशन वाली लेंथ जो है वो बड़ी होती है एक्सियल वाली पोजीशन से, यानी एक्सियल लेंथ छोटी होती है, इक्वेटोरियल लेंथ बड़ी होती है। अब अपन बात करेंगे असफल के समतुल्य में डी कक्षकों का, डी कक्षकों की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। यानी कि अपने पास 5 डी ऑर्बिटल होते हैं और अपन उनको एक लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। 5 डी ऑर्बिटल, ये पांचों डी ऑर्बिटल उस कंडीशन में रखे हैं अपने पास जब इनके पास कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। तो पांचों डी ऑर्बिटल जो हैं वो एक समान एनर्जी के हैं, और इसके बाद जैसे ही लिगेंड अप्रोच करते हैं इनकी तरफ तो ये पहले एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं पांचों डी ऑर्बिटल। यहाँ पे भी तीनों ऑर्बिटल्स, पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक समान होगी। इसको अपन बोलते हैं रेफरेंस स्टेट, रेफरेंस स्टेट और या एक्साइटेड स्टेट। यानी कि ये कब की कहानी है? जब यहाँ पे कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा, पांचों डी ऑर्बिटल्स लिगेंड से पृथक हैं, अलग हैं। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है तो पहले डी ऑर्बिटल जो है, पांचों डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे भी इनकी एनर्जी जो है वो एक समान होती है। इसके बाद जैसे लिगेंड अप्रोच करेगा, यहाँ पे अगली स्टेज में इनका विभाजन स्टार्ट होगा। यानी कि अब यहाँ पे ये चीज मायने रखती है कि ऑर्बिटल्स जो है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये लिगेंड की एक्सिस पे पड़ रहे हैं या एक्सिस के बीच में पड़ रहे हैं। तो डी कक्षकों की आकृति जो थी उसकी अपन ने पहले चर्चा कर चुके हैं अपन। तो यानी कि दो ऑर्बिटल ऐसे होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिनकी पारियां कहाँ पड़ती है? एक्सिस के ऊपर, यानी कि अलोंग एक्सिस। और लिगेंड अप्रोच कहाँ से करते हैं? एक्सिस से। तो यानी कि ये दो ऑर्बिटल हैं वो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं लिगेंड के द्वारा। और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड या जेड एक्स, ये तीनों ऑर्बिटल्स की पालियां कहाँ पड़ती है? एक्सिस के बीच में। तो इनके ऊपर पल्सन कम लगता है। अब ये जो दो ऑर्बिटल ये एक्सिस के ऊपर पड़ते हैं इनकी पालियां, तो लिगेंड के द्वारा सबसे अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, लेकिन लिगेंड एक्सिस से ही अप्रोच करता है मेटल की तरफ। तो जो ऑर्बिटल्स ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे लिगेंड के द्वारा उनकी एनर्जी अधिक हो जाती है या अधिक होती है, यानी कि जिनके ऊपर रिपल्सन ज्यादा लगेगा उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो दो ऑर्बिटल्स जो है उनको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर की तरफ, यानी कि इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण हुआ है इनको सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित है लिगेंड के द्वारा दो ऑर्बिटल्स, और इनको कंबाइंड रूप से बोलते हैं ईजी। और ये दो ऑर्बिटल्स कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बाकी जो तीन डी ऑर्बिटल है एक्सिस के बीच में पड़ते हैं, उनके ऊपर प्रतिकर्षण कम लगता है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी कम हो जाती है। ये तीन ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और ये दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इनको इन तीन ऑर्बिटल्स को कंबाइंड रूप से बोलते हैं T2G। इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में पांचों डी ऑर्बिटल्स का विभाजन होता है, जहां से दो ऑर्बिटल ऊपर की तरफ जाते हैं जो हाई एनर्जी के होते हैं, इनको अपन Eg के नाम से जानते हैं, और तीन ऑर्बिटल जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं। इसका रीजन क्या है अपन ने देख लिया पहले। तो यहाँ पे T2G जिनकी एनर्जी कम है, और
अब यहाँ पे हाई एनर्जी के ऑर्बिटल जो है अपने पास दो, उनकी और जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी में जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको अपन दिखाते हैं डेल ओ से या tan dq द्वारा, यानी कि इनके द्वारा अपन इनको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि उच्च ऊर्जा के कक्षकों और निम्न ऊर्जा के कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है उसको अपन डेल ओ या tan dq द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो अपने पास रेफरेंस स्टेट थी, इस स्टेज पे एनर्जी का मान जो है वो क्या होता है, जीरो। यानी इसको अपन ये एक तरह से सेंटर है, यानी कि इन दोनों ऑर्बिटल्स का जो इस स्लाइड में है इनका सेंटर है। यानी कि यहां से एवरेज एनर्जी निकालते हो, एवरेज एनर्जी यहाँ पे क्या है, इन दोनों ऑर्बिटल्स की जीरो, यानी कि जीरो माना जाता है इसको। और इसको क्या बोलते हैं, और बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर क्या है, विभाजित हुए कक्षकों का औसत, यानी कि इनका सेंटर। और यहाँ पे समान क्या होता है, जीरो। अब अपने को ये देखना है रेफरेंस स्टेट, यानी कि अपन इसकी रेफरेंस में इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं कि अब यहाँ पे मान लें इसका जीरो। अब विभाजित होने के बाद ऑर्बिटल्स जो ऊपर गए हैं वो जीरो से कितना ऊपर गए, यानी कि कितनी ज्यादा एनर्जी है इनकी, और जीरो से कितना नीचे गए, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में कितनी कमी हुई है, वो इसकी रेफरेंस में देखा जाता है, बेरी सेंटर की रेफरेंस में देखा जाता है। और इसका मान यहाँ पे कितना होता है, जीरो, यानी जीरो से एनर्जी का मान जो कितना ऊपर गया और जीरो से कितना नीचे गया। तो यहाँ पे ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री, यहाँ पे इसका मान निकल के क्या आता है, प्लस 0.6 डेल हो, यानी कि बेरी सेंटर से जो दो ऑर्बिटल थे, ईजी के नाम से जानते हैं अपन इनको, 0 से 0.6, यानी कि इस सेंटर से 0.6 एनर्जी अधिक है इसकी ईजी कक्षकों की, यानी कि हाई एनर्जी जो ऑर्बिटल है अपने पास उनकी एनर्जी अधिक है कितनी, 0.6 बेरी सेंटर से, जहां इसका मान होता है 0, यानी कि इतनी एनर्जी में वृद्धि हुई 0.6। अब 0 से नीचे यानी कि तीन ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी कम हुई है, यानी कि नेगेटिव हुई है। तो कितना नेगेटिव हुई है, -0.4 डेल, यानी कि 0 से कितनी बड़ी, जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कितनी बड़ी, 0.6 प्लस की। और जो तीन कक्षक थे अपने कम एनर्जी लोअर एनर्जी, उनकी एनर्जी 0 से कितनी कम हुई, -0.4 डेल। किसकी बात करें अपन, ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री की। अब अपन ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री के लिए ये कहा जाता है कि इनका जो बीजगणितीय योग है वो शून्य आता है, यानी कि ये रेफरेंस स्टेट है जो क्या है, जीरो। इस प्रकार से अब इसकी गणना करते हैं तो प्लस 0.6, यानी कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी में वृद्धि हुई है कितनी, 0.6। तो अपन प्लस 0.6 इंटू 2 कितना हुआ, प्लस का 1.2 डेल। एक ऑर्बिटल की एनर्जी में वृद्धि कितनी हुई, प्लस 0.6, तो दो ऑर्बिटल की एनर्जी में 0.6 इंटू 2। अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल की एनर्जी में कमी कितनी हुई, -0.4। और कितने ऑर्बिटल अपने पास, तीन ऑर्बिटल, यानी कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी में कमी हुई -0.4, तो तीन ऑर्बिटल में इंटू 3 कितना आएगा, -1.2 डेल। यानी कि यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई, दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी में +1.2 डेल, और कमी कितनी हुई, तीन ऑर्बिटल की एनर्जी में -1.2 डेल। यानी कि इस डिफरेंस को हाई एनर्जी ऑर्बिटल और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल के बीच के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी, CFSE। और CFSE का मान किस प्रकार से निकालते हैं, CFSE इक्वल टू प्लस के 0.6 डेल इंटू A प्लस B इंटू
माइनस के 0.4 डेल। यहाँ पे ए का मतलब है हाई एनर्जी ऑर्बिटल, हाई एनर्जी ऑर्बिटल। यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं, ए का मतलब है यहाँ पे इजी, और बी का मतलब है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, यानी कि T2G। अब CFSE का मान निकाले अपन, तो CFSE इक्वल टू प्लस 0.6 डेल इंटू ए का मान क्या अपने पास 2, यानी प्लस 0.6 इंटू 2 कितना आया प्लस 1.2, प्लस के 1.2 डेल। उसके बाद प्लस और बी का मतलब T2G का मान अपन ने निकाला, T2G कितने अपने पास ऑर्बिटल 3 इंटू ए की एनर्जी में कितनी कमी हुई -0.4, 3 इंटू -0.4 कितना है -1.2, यानी कि -1.2 डेल, यानी कि कितने CFSE का मान कितना निकल के आएगा, CFSE इक्वल टू 0, प्लस के 1.2 प्लस माइनस के 1.2 कितना आएगा 0, यानी कि यहाँ पे इनका जो एवरेज है वो क्या निकल के आता है 0। कितनी वृद्धि हुई और कितनी कमी हुई इनका अगर अपन बीजगणितीय योग करें तो कितना निकल के आएगा अपने पास 0। तो ये था अपना इसके लिए। अब ये जो विभाजन हो रहा है डी ऑर्बिटल का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, ये जो गैप बन रहा है ऑर्बिटल्स के बीच में, हाई एनर्जी और लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स के बीच में, ये किस पे डिपेंड करता है, गैप ज्यादा हो या कम हो, ये डिपेंड करता है लिगेंड की नेचर पर, लिगेंड किस प्रकृति का है। यानी कि अपने पास लिगेंड होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड FSFL और वीक फील्ड लिगेंड WFL, वीक फील्ड लिगेंड। यदि अपने पास दुर्बल प्रकृति के लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, तो ये जो गैप बन रहा है ये गैप कम होगा, यानी कि ये जो स्प्लाइड हुआ है गैप बन रहा है दो ऑर्बिटल्स के बीच में, दो प्रकार के ऑर्बिटल्स के बीच में, ये गैप कम होगा यदि अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, तो ये जो गैप बन रहा है ये ज्यादा बनेगा, बड़ा बनेगा। हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स के बीच में और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स के बीच का जो गैप है वो ज्यादा होगा। किस कंडीशन में, यदि मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ हो या जुड़ रहा हो, और ये गैप जो है वो कम होगा कब, मेटल के साथ वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ हो। यानी कि ये जो गैप है किस पर डिपेंड करता है, इस लिगेंड की नेचर पर, लिगेंड किस नेचर का है। अब अपन इस पूरी कहानी को इस इक्वेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या हो रहा है। यानी कि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी कब, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यानी कि यदि अपने पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो तो CFSE किस प्रकार से निकालते हैं। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भी वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ हो, यानी कि लिगेंड की नेचर क्या है, अपने पास वीक है, दुर्बल प्रकृति का लिगेंड है, तो उस कंडीशन में एनर्जी का मान क्या होगा, उस कंडीशन में जो डेल हो CFSE का मान है वो क्या होता है, कम होता है, किसके बजाय, बेयरिंग एनर्जी के बजाय, यानी कि यहाँ पे बेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होता है। और ये इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ऐसी कंडीशन में फॉलोज वुंड रूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। अपन ने अभी स्प्लाइटिंग पढ़ी, विभाजन पढ़ा डी ऑर्बिटल्स का, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में दो ऑर्बिटल ऊपर की तरफ जाते हैं जो हाई एनर्जी के होते हैं EG, और तीन ऑर्बिटल नीचे की तरफ जाते हैं T2G जो लोअर एनर्जी के होते हैं। उस कंडीशन में यानी कि दो ऊपर की तरफ और तीन नीचे की तरफ, इस कंडीशन में यानी कि ऑर्बिटल्स का विभाजन हो चुका, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री करे जाते हैं इन ऑर्बिटल्स में, इस चीज को देखने का प्रयास किया कि CFSE का मान और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अष्टफल की ज्यामिति में, अष्टफल की ज्यामिति में अपने को पता है दो ऑर्बिटल ऊपर की तरफ जाते हैं, तीन नीचे की तरफ, और लिगेंड जो है वो कैसा अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल प्रकृति का। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेलो का मान कम होता है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। P का मतलब पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा,
युग्मन ऊर्जा का मतलब कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट यहाँ पे, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और रखा जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग की जाए, तो उसके लिए जरूरी एनर्जी क्या कहलाती है? पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। तो यहाँ पे युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है किसके बजाय? CFS यानी क्रिस्टल फिल्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी के बजाय। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से पढ़े जाएंगे, यानी कि जैसे मान लो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है D1, यानी कि D ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? सबसे पहले। और एक चीज, यदि अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है तो उस कंडीशन में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी डेलो के बजाय। तो उस कंडीशन में हुंड का जो नियम है उसकी पालना होगी। किस प्रकार से? यानी हुंड रूल क्या कहता है? सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन करो सबसे पहले। तो यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रॉन है D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अपने पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन को कौन से भी ऑर्बिटल में बनाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ बढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाता है। तो यहाँ पे T2G जो है उनकी एनर्जी कम होती है और EG की ज्यादा। तो सबसे पहले D1 ये जो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? T2G वाले ऑर्बिटल में, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ तक यदि अपने पास D2 कॉन्फ़िगरेशन हो तो अगला इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिटल में, D3 कॉन्फ़िगरेशन हो तो अगला इलेक्ट्रॉन T2G के तीसरे ऑर्बिटल में। इस प्रकार से D3 तक तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यानी कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि इसके बाद जैसे मान लो अपने पास चौथा इलेक्ट्रॉन D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? तो चौथा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अपने को क्या देखना होगा? यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो उस कंडीशन में अपन मान के चल रहे हैं कि अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी डेलो के बजाय। और उस कंडीशन में हुंड के नियम की पालना होगी। हुंड का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो अपन 3 तक तो एक एक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुके, उसके बाद यदि अपने पास कॉन्फ़िगरेशन हो D4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे यदि अपन पेयरिंग करवाएं तो पहले ऑर्बिटल इस प्रकार से पेयरिंग होगी। और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि वीक फील्ड लिगेंड हो तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड होने की स्थिति में यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब कि ज्यादा एनर्जी देने के बजाय इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरा जाता है? हुंड के नियम के अनुसार अगले ऑर्बिटल में। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? EG में, उच्च ऊर्जा के कक्षक में। क्यों जा रहा है? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है। दो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने के बजाय चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाने की कोशिश करता है? अगले ऑर्बिटल में, अगले नए ऑर्बिटल में। यानी कि D3 तक अपने को कोई दिक्कत नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है तो अपन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाएं या खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जाने दें। ये किस पर डिपेंड करता है? एनर्जी पे। तो यहाँ पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी क्यों देगा सिस्टम? इसके लिए क्या करता है वो? अगला इलेक्ट्रॉन जो खाली ऑर्बिटल में भेजता है। यानी कि यहाँ पे डेलो का मान ज्यादा होता, पेयरिंग एनर्जी का मान कम होता है। तो यहाँ पे पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती। यहाँ पे कंप्लीट पेयरिंग होने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन जो है, पूरी पेयरिंग होने के बाद में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षकों में भरा जाता। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है? पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ना करने के बजाय अगले खाली ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करता है या उसमें भरा जाता है। और हुंड का नियम भी यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं कक्षकों में तो सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो। तो यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? अगले नए ऑर्बिटल में, D5 कॉन्फ़िगरेशन में अगले नए ऑर्बिटल में। इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन अपन भर चुके। अब कहानी आती है D6 पे। यदि अपने पास D6 कॉन्फ़िगरेशन हो तो अब यहाँ से वापस से लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल जो है वहां से पेयरिंग स्टार्ट होगी। इस प्रकार से छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, फिर से पेयरिंग होगी, आठवां इलेक्ट्रॉन, फिर से पेयरिंग होगी, नवा इलेक्ट्रॉन, फिर अगले ऑर्बिटल की पेयरिंग होगी और D10 में इस प्रकार से पूरे D ऑर्बिटल भरे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम किस कंडीशन में अपने पास? जब अपने पास वीक फील्ड
लिगेंड हो, यानी कि दुर्बल प्रकृति का लिगेंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा हो, यानी कि दुर्बल प्रकृति का लिगेंड प्रेजेंट होने की स्थिति में पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, कुंड के नियम के अनुसार। अब हम चर्चा करेंगे CFSE ऑक्टाहेड्रल के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यदि अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेल का मान ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी के बजाय, तो वहां पे कुंड के नियम का पालन नहीं होता, यानी कि पहले तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पढ़ने के बाद जो लोअर एनर्जी के, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, निम्न ऊर्जा के, कम ऊर्जा के कक्षक ऑर्बिटल्स में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पढ़ने के बाद वापस से इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। कंप्लीट पेयरिंग होने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इन तीन ऑर्बिटल में, 7वां इलेक्ट्रॉन अगले नए ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। कब, यदि अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। उस कंडीशन में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी का मान कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है उसके लिए अपन अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।